नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, सरकारें भी बन गई हैं। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव हुआ, ऐतिहासिक बदलाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई वहां पर। असम में उनकी तीसरी बार सरकार बन गई। केरल में भी एक बड़ा बदलाव हुआ कि वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। तमिलनाडु में दूसरे तरह का बदलाव हुआ कि द्रविड़ जो राजनीति थी उससे थोड़ा सा अलग तरीके के नतीजे वहां आए और विजय जोसफ जो सुपरस्टार हैं फिल्मों के तमिलनाडु में, वो पॉलिटिक्स के सुपरस्टार बन गए। और पुडुचेरी में भी सरकार बन गई। तो लगातार 5 राज्यों में सरकारें बन गई। आज तो वहां पर पाल्ता में जो रीपोल हुआ उसके भी वोट हो गए हैं और जहांगीर खान साहब चले गए हैं। लेकिन मैं अक्सर जब भी चुनाव की बात होती है तो चुनाव को समझना हो, चुनाव की पॉलिटिक्स को समझना हो, चुनाव की साइकोलॉजी को समझना हो, चुनाव की गणित को समझना हो, तो हमारे छोटे भाई हैं वैसे तो, लेकिन उनका अनुभव बहुत है, ज्ञान बहुत है, चुनाव की राजनीति को और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत समझते हैं। रहते दरअसल वो दुबई में है आजकल। वैसे कभी कभी अमेरिका में भी रहते हैं, अमेरिका में भी ज्यादा समय रहता है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति को और हिंदुस्तान की मिट्टी को भी वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए मैं हमेशा उनको परेशान करता हूँ। मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं। यशवंत देशमुख साहब सी वोटर के फाउंडर और बड़ा नाम है। तो यशवंत जी, एक बार फिर मैं दुबई से हिंदुस्तान की राजनीति को आपसे समझना चाहता हूँ। ये आजकल बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो गया है कि बाहर रह करके कैसे समझा जा सकता है। तो ठीक है, अब इसमें क्या कहा जाए, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ पूरा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मित्र हैं जो बनारस और मिर्जापुर का फर्क नहीं पता उनको। हाँ, समझे। और ऐसे लोगों से भी मैं परिचय में रहा जो बड़े पत्रकार रहे। मिर्जापुर तो वेब सीरीज थी ना, शहर का भी नाम है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप किसी वेब सीरीज के नाम पे आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। सॉरी। और ऐसे मित्र भी मेरे संपादक मित्र रहे जिन्होंने कहा कि ये रज्जू भैया और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी के बीच में कुछ खटपट चल रही। ओह, ये तो हाँ, ये गंभीर बात थी। हाँ। ये एक बड़ी बात। लेकिन वो रहते दिल्ली में ही थे। वो रहते दिल्ली में थे। वो दिल्ली में। इलाहाबाद से काफी दूरी थी। तो भैया ये बताइए कि ये जो हो रहा है दुबई से, कैसे आपको लग रहा है भारत के ये 5 चुनाव? वैसे तो आप हमें समझाते रहे, आप कहोगे इतनी बार समझाया कोई समझ आती नहीं आपको बात। तो ये जो नतीजे आ गए और ये जो बदलाव हुआ है, पहले तो इसको समझें और फिर तो अभी अगले साल 7 राज्यों के बड़े चुनाव होने वाले। और अभी सरकार जो है अपने 12 साल पूरे होने का जश्न भी मनाने वाली है। 9 जून को पूरा कर रही है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, मुझे बताया गया। कुछ का प्रमोशन होने वाला है, कुछ का डिलीशन होने वाला है, कुछ नए सूट खरीदने गए हैं मॉल में। तो दूसरी बात ये भी है कि जनादेश जो है, जब आपके पक्ष में हो तो व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। जबकि मेरा मानना यह है कि जनादेश ऐसा एक ओपन चैप्टर रहता है सीखने के लिहाज से कि जो हारे उसे तो सीखना चाहिए, जो जीते उसे जरूर सीखना चाहिए। और ये बात एक बहुत क्लासिकल, मैं घटना भी व्यक्तिगत रूप से शेयर करना चाहूंगा। माननीय अर्जुन सिंह जी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे और हाँ, और काफी स्नेह था, मतलब पिताजी के भी मित्र थे, बाकी भी थे। तो अक्सर समझने के लिए पॉलिटिक्स भी मैं जाता था उनसे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। उनकी समझ बड़ी, बोलते कम थे लेकिन बहुत हल्का बोलते थे, धीमे धीमे, लेकिन बड़े राजनेता, जमीन की राजनेता समझिए। बहुत सटीक उनका आकलन था। तो 2004 की मुझे स्मरण है, मैं बॉम्बे से स्टार न्यूज वगैरह का अपना सब इलेक्शन खत्म करके मैं दिल्ली आया। तब तक वो शपथ ले चुके थे एचआरडी मिनिस्टर की, एचआरडी मिनिस्ट्री में। जी। तो मैं मिलने के लिए जब गया उनसे, तो उन्होंने मुझे पहले पिताजी के बाकी सबके बारे में पूछा, फिर बोला कि क्या माहौल लग रहा है, क्या क्या है। तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि, हंसते हुए बोला कि वो लोग समझ नहीं पा रहे कि हार क्यों गए। और अर्जुन सिंह एकदम से गंभीर हो गए और गंभीर होके उन्होंने हमसे बोला कि देखिए, अगर वाजपेयी जी जैसा चेहरा और प्रमोद महाजन जैसे स्ट्रेटेजिस्ट होने के बाद में कोई हार जाए तो उनका कंफ्यूज होना स्वाभाविक है कि वो हार क्यों। क्या आपको पता है ज्यादा गंभीर समस्या क्या है? ज्यादा बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जीत क्यों गए। ये है बड़ी बात।
उन्होंने पूरी बात गंभीरता से बोली, क्या ये बात अभी लोगों को लग जाएगा 10 साल इन लोगों को समझने में, लेकिन उसके बाद में अगर गिरेंगे तो ये उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अभी आज अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जीते क्यों हैं, तो ये कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि हम हारे क्यों हैं। हारे क्यों। मैं 2014 के बाद से राजनीति जैसे देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कभी कभी मुझे अब एकदम से उनका स्मरण इसलिए आया क्योंकि हम लोग ने अभी जनादेश की बात की, तो जनादेश की व्याख्या विजय जी, मुझे ऐसा लगता है जितनी जरूरत हारने वाले को है उससे ज्यादा बड़ी जरूरत जीतने वाले को होती है, ताकि उसके पांव जमीन पे टिके रहें। वो अपने जनादेश को कुछ और उसका मतलब निकाल करके अलग तरीके से उड़ना न शुरू करे, उसको समझ में तो आए कि हम जीते क्यों, पिछले वाले से क्या गलती हुई, मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो जनादेश तो हमेशा कुछ सिखा के ही जाता है, इसीलिए मैं बहुत फैसिनेटेड रहता हूं हमेशा। एक क्राउड सोर्सिंग नाम का शब्द जो है ये तो आजकल नया प्रचलित हुआ है, लेकिन जनादेश शब्द तो बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, और उसमें जनता के पूरे बुद्धिमत्ता, उनकी समझ, उनकी सारी चीजों का निचोड़ होता है। जो एक वोट होता है वो एक वोट केवल नहीं होता, वो क्यूमुलेटिव होता है। तो बहुत कुछ सीखने को रहता है। पश्चिम बंगाल ने इतना कुछ सिखा दिया। विजय जी की जीत जो थी तमिलनाडु की, वो अपने आप में अभी भी अंधे का हाथी है। वो भी लोग अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी पूरी तरह तक उसको भी नहीं समझ पाए हैं। पश्चिम बंगाल में भी लोग सीटों को देखकर जितना खुश हो रहे हैं, वोटों को अभी उन्होंने पढ़ना ठीक से शुरू नहीं किया है। आसाम अपने अलग तरीके का एक आपको आभास दिखा रहा है, अगर इस रास्ते फिसले तो यहाँ खत्म हो गए। तो ये चेतावनी आसाम में विपक्षी पार्टियों के लिए है कि देखो किस रास्ते तुम्हें नहीं फिसलना है। और वो अभी मुझे लगता नहीं कि कहीं पर भी जीतने वाले, जैसे बीजेपी बंगाल की जीत को कितना अभी वैसे समझ रही है, मुझे लगता है कोई कांग्रेस भी कोई केरल की जीत को समझ नहीं पा रही जी। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्णय को इतना लंबा समय लिया, जबकि उसमें निर्णय लेना था क्या, उसमें यही मुझे बताइए ना, जो जनता के बीच में था, जो जनता के बीच में आपकी पार्टी जनादेश साफ था, जो जनादेश साफ था, जिसके नाम पर लोगों ने वोट दिया, जो 5 साल वहां की राजनीति में आपके लिए लड़ रहा था जमीन पे, उसको मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय में इतना टाइम क्यों लगना चाहिए था आपको? मतलब क्या कारण क्या था? तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि तो मुझे लगा कि आईयूएमएल का प्रेशर नहीं होता तो शायद नंबर कट भी सकता था, जितना लंबा समय लगा है। वो अगर मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने प्रेशर नहीं डाला, साहब कह रहे हैं, अगर वो नहीं होता उस तरीके का, तो सच में ये जो दिल्ली से आया प्लांटेड व्यक्ति ही जाता वहां पर मुख्यमंत्री बनकर, बिल्कुल सच है। तो आपने कहा कि जनादेश जीतने वालों को भी समझना चाहिए। इस 5 चुनाव में सबसे बड़ा जनादेश जो अभी माना जा रहा है यहाँ, जो हिंदुस्तान में लोग मानते हैं, वो है पश्चिम बंगाल का। केरल का फिर भी लोग समझ रहे थे कि भाई पिछली बार ही गलती हो गई थी, 5 साल में नहीं बदली तो 10 साल में तो बदल ही जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसकी संभावना दिख रही थी कि ऐसा हो सकता है, बदल रहा है, ये हो रहा है। वो तो खैर हो गया जो हुआ। आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को पिछले 15 दिन में सही तरीके से समझी? नहीं, उसे क्या जनादेश मिला? मुझे डाउट लग रहा है उसमें। मतलब उन्होंने जनादेश का एक एस्पेक्ट तो पकड़ लिया जो हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुवादी चेतना की राजनीति का है, और मैं उस बात को समझ सकता हूँ, ठीक है। आई मीन संदेश खाली के बाद में ममता बनर्जी की जो गलती रही, वो गलती ये रही कि उन्होंने पता नहीं क्यों ये मानते हुए कि बलात्कारियों को सजा देने से मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा, ये सोच डेवलप करके जो उनके कदम रहे वो उनके लिए विनाशकारी रहे। और ये किसी भी मतलब मैं कभी कभी नहीं समझ पाता हूँ कि मुस्लिम मतदाताओं को इतना इस तरीके के लोअर पॉइंट से सोचना क्यों चाहिए। क्यों, कौन सा मुस्लिम वोटर है जो बलात्कारियों को बचाना चाहता है? मैं नहीं जानता हूँ, मतलब कम से कम मैं तो नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण हो। कोई ऐसा कारण हो सकता, अगर वो दो बदमाशों को पकड़ के सजा दिला देती तो एक भी मुस्लिम वोटर भी नहीं जाता और महिला मतदाताओं के वोट उनके बचे रहते। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। जो बीजेपी नहीं समझ पा रही है अभी बंगाल में, वो ये कि जो मल्टीपल लेयर्स में एक हिस्सा है जो पिछले 3 साल से भाजपा ने मध्य प्रदेश से शुरू किया था, ट्रांजैक्शनल वोट की राजनीति का महिलाओं को सामने रखते हुए। उसमें शुरुआत भले ही महिलाओं के हिसाब से की हो, लेकिन अंत में उसको माना जाने लगा कि ये ट्रांजैक्शनल वोट है, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल दीजिए तो महिलाएं आपको वोट दे देंगी, ठीक है।
जो सीखने लायक बात उस जनादेश में वो ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शनल वोट से ज्यादा, ट्रांजैक्शन से ज्यादा सुरक्षा, संरक्षा, अस्मिता का प्रश्न ये महिलाओं के लिए या किसी भी वोटर के लिए ज्यादा बड़ा रहेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर ये एक क्रिटिकल एलिमेंट है जिसके बगैर आप चुनाव, अगर वो एक सीमा से ज्यादा है तो आपका ट्रांजैक्शन आपको चुनाव नहीं जिता सकता। नंबर एक चीज, ये सीखने लायक चीज है जो बीजेपी को सीखनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी, वो देश भर में जिस तरह से बड़ी हो रही है, उसको अगर नेपथ्य में डालने की गलती करेगी बीजेपी, नहीं करना चाहिए, वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है, उसको समझना भी पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि शायद जो शीर्षस्थ नेतृत्व है बीजेपी के, वो उसको अच्छे से समझते हैं। समस्या शीर्ष नेतृत्व के समझने या समझाने या करने में नहीं होती, जो दूसरी और तीसरी लाइन है, समस्या उनके संदेश के प्रेषण में, उनके बोलने के अंदाज में, उनके कहने के अंदाज में, उन सब चीजों पे ज्यादा होती है। मसलन डॉलर की जरूरत क्या है, रुपया खर्च करेंगे तो डॉलर कितना भी हो हम तो रुपया खर्च कर रहे हैं, या उस तरीके की जो बातें होती हैं, ये तमाम, या एलपीजी सिलेंडर की जो लाइनें लग रही हैं कि वो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये जो एक है, ये एस्पेक्ट ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपील की, उस अपील के अंदर जैसी आकस्मिक रूप से तो नहीं कहूंगा, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चुनाव के बाद में कुछ ना कुछ तो होगा, वो तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस गंभीरता के साथ में उन्होंने किया, क्या लोग उस गंभीरता को समझ पा रहे हैं? खुद उनकी पार्टी के लोग उस गंभीरता को समझ पा रहे हैं क्या? जनता से गंभीर होकर के समझने की अपेक्षा रखने से पहले क्या हमारी अपेक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर क्या हमारी गंभीरता को समझ पा रहा है या केवल कीर्तन कर रहा है? तो वो संवेदनशीलता का थोड़ा सा मुझे अभाव दिखता है जब वो इस बात को कोई भाजपा का नेता नकारता है कि एलपीजी अवेलेबल है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है, या कालाबाजारी नहीं हो रही है, या लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, या जब हमारे एमओटीएन में कई सालों से अब जब बार बार बात आती है 60%, 65%, 70% तक लोग जब कहते हैं घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उस आंकड़े पे कोई बातचीत विमर्श किए बगैर केवल इस बात के लिए लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं, मोदी जी के नंबर राहुल गांधी से 20% से ज्यादा है, 30% से ज्यादा लीड है। तो बेसिकली क्या है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी या मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या ट्रस्टवर्दीनेस को जब वो बैंडेड की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं तमाम, तो एक बात ध्यान रखिए विजय जी की बैंडेड 1 या 2 ही अच्छा लगता है कहीं लगा हो, जब बैंडेड 50 लगे तो वो प्लास्टर की तरह दिखने लगता है, प्लास्टर की तरह, और वो प्लास्टर का इलाज भी नहीं होता, और प्लास्टर का कोई इलाज नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जितने गंभीर हैं, मुझे कभी कभी इस बात का थोड़ा डर या एहसास होता है कि उनके नीचे की दूसरी तीसरी लेयर जो है वो उतनी ही ज्यादा अगंभीर होती जा रही है, ऐसा कभी कभी मुझे डर लगता है। बहुत गंभीर बात आपने कही, संवेदनशीलता में। लेकिन इसको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री ने तो उस संकट को भापा, इसलिए जो अपील करनी थी या जो भी कहना था उन्होंने कहा और उस पर काम करने की बात की। लेकिन पार्टी के लीडर्स या तो उसको सेवा के भाव से जिस तरह से नॉन सीरियस तरीके से लिया, मैं उसको नॉन सीरियस तरीके से कह रहा हूँ, साइकिल्स पर चलना या कुछ गाड़ी को एक दिन के लिए बुलेट चला लेना और अगले दिन 20 उसमें जाना, या और जो भी तमाम तरीके की जो तमाशे किए गए सो कॉल्ड, हो सकता है मुझसे नाराज हो लोग वो, और इसको यूं समझ रहे हैं जैसे आपने कहा अभी बंगाल का बिल कि ममता बनर्जी को लेकर तो कोई करप्ट और बेईमान और वो नहीं मानता, लेकिन जो उनके दूसरे तीसरे लेवल का जो कार्यकर्ता था, जो लीडर था, उसकी टोलेबाजी, उसकी गुंडागर्दी, वो असर तो उसका दिखाई देता ना। और जब कार्यकर्ता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, पार्टी का मिनिस्टर या एमएलए उस तरह का ड्रामा करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर की जो, मुझे बल्कि इसको मैं समझा कि प्राइम मिनिस्टर की जो सीरियसनेस थी उसको भी डिरेल किया गया। आपको ऐसा लगता है? आपने बहुत सही उसका जनादेश से साथ में जोड़ा है, क्योंकि मैं तीसरी चीज यही बोलने जा रहा था कि जब ममता बनर्जी की लोकप्रियता में कोई, व्यक्तिगत लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उनकी रैंक एंड फाइल की जो
कार्यविधि और क्रियाकलाप थे, उनसे अगर ममता बनर्जी जैसा नेता भी हिल गया, ऐसा नहीं कि उनसे गलती नहीं हुई, मैंने पहले ही बोली, जो पहली गलती उनसे हुई, सबसे बड़ी गलती उनसे वो हुई, लेकिन ये बात सच है कि उनकी पार्टी के लोगों के क्रियाकलापों से जो जनता हिली, वो उसका भुगतना पड़ गया उनको। और अगंभीर रूप से जो अभी जो स्वच्छ भारत के ऊपर अगर है, तो आप कूड़ा फैलवा करके झाड़ू लगवा रहे हैं, ये फोटो ऑप जो है ना, ये पब्लिक के बीच में बुरी तरह से एक्सपोज। अभी तो वैसे बहुत सारे मित्र लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की जो आजकल अभी मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या नहीं। और ये भी आपका जो साइकिल और साइकिल पर जाना, बाइक पर जाना, साइकिल ठीक है, लेकिन 3 गाड़ियां आपकी फोटो ले रही हैं साइकिल चलाते हुए, आपको प्रचार की क्यों जरूरत है? भूख उस तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है उस तरीके की ना। तो वो उस प्रधानमंत्री की अपील को अगंभीर कर देती हैं ऐसी चीजें। और ये एक आपको मैंने अभी जब मैंने उस दिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद में हम लोगों ने स्नैप पोल किया था, तो हमने उसमें एक चीज ट्रेंड देखा कि एज के साथ में प्रधानमंत्री की अपील की गंभीरता बढ़ती जा रही है। मतलब सबसे ज्यादा गंभीर वो हैं जो 55 के ऊपर के हैं, 45 से 50 वाले काफी ज्यादा गंभीर हैं, 35 से 45 वाले बराबरी के थे, लेकिन 18 से 35 वाले नॉन सीरियस थे, वो उसको मोर ऑफ कैंपेन मोड की तरह ले रहे थे, वो उसकी कैंपेन की तरह से। तो एक अलूफनेस कह लें या एक विरक्तता, तो एक जो नया वोटर है 18 से 35 वाले एज ग्रुप का है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसके अंदर अब ये दिखाई देने लगा है ना कि आप अब उसको वो प्रहसन की तरह लेने लगे अगर आपके सहयोगी फोटो ऑप में लग जाएं सारे। और एक उसके अंदर एक मन उचटना जिसे कहते हैं, उसके संकेत से आपको दिखने लगते हैं। अब ये बात आज की तारीख में हम जब बोलेंगे तो मुझे इस बात का डर है, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, जब भी ये एपिसोड रिलीज होगा तो नीचे बहुत बुरी तरह हम गाली खाएंगे, नीचे बहुत ज्यादा उस चीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा, और वो क्रिटिसिज्म के लिए पूरी फौज लगेगी, जो पूरी एक सेना है। उसको समझने की बजाय उसको रफा दफा करने, चीज को पूरी तरह से वो किया जाएगा। मेरे केस में तो विजय जी वो भी है कि वो खानदान का नाम धो दिया, और इतने बड़े घर से और देशमुख नाम की नाक डुबो दी, और डुबो दिया, वो उस डायरेक्शन में भी होता है। हाँ, अभी जब पिछले कई 2-4 साल कहना चाहता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कि जिन देशमुख साहब का नाम आप ले रहे हैं और जिनका नाम धो दिया आपने, शायद वो लोग उनको जानते ही नहीं कि वो हमेशा ही क्रिटिसाइज करते रहे। वो उसका फर्क नहीं पड़ता कि वो जाने कि नहीं जाने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यशवंत जितना करता होगा उससे ज्यादा उन्होंने संगठन किया। मैं आपको 2014 की काउंटिंग, 16 मई मुझे याद है, मैं स्टूडियो से घर पहुंचा दिल्ली में, तो पिताजी जो थे उस समय काफी अस्वस्थ थे, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर था, लेकिन पूरा बैठ करके दिन भर देख रहे थे। तो रात को 12:30 बजे मैं जब घर पहुंचा तो जगे हुए थे और गंभीर बैठे थे। तो मुझे लगा तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत मैंने पूछा, नहीं तबीयत ठीक है, अभी अच्छा लग रहा। हमने कहा बधाई हो आपको, मतलब आपके जैसे प्रचारक के लिए तो ये मतलब इस तरीके का रिजल्ट बड़ा वो है, मतलब जीवन भर की आप लोगों की तपस्या है। तो अब मैं तो बोले नहीं, खुशी तो है, लेकिन एक चीज का मुझे दुख है और एक चीज मुझे परेशान कर रही है। तो अब देखिए जरा, मतलब वो आदमी 90 साल की उम्र के आसपास पहुंच गए थे, वो 87, और हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतना बुरी तरह गिर जाना देश के लिए अच्छा नहीं है। आप मतलब मैं इतनी देर तक सोचता रहा कि मतलब ये आदमी जो 40 के दशक में प्रचारक बना था, पूरी जिंदगी केवल संघ कार्य को दे दी सब कुछ, और जिसके लिए आज सबसे ज्यादा खुशी का दिन होना चाहिए, तभी भी उसके दिमाग के बैकग्राउंड में ये चल रहा है, ये जीत तो बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस का इतना बुरी तरह गिर जाना देश के लिए अच्छा नहीं। तो इसलिए वो चिंतन की प्रक्रिया या सोच जो है, वो मैं उस चीज को मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि वो मुझे विरासत में मिली है। तो मैं
मैं उस सोच से अपने आप को दूर नहीं कर हाँ, सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग यशवंत को नाक धोने की बात कर रहे हैं, उनको पहले पता भी हो कि वो लोग कौन लोग थे। खैर, आपने यूथ का जिक्र किया कि यूथ पर क्या हो रहा, उस पर मैं जाऊं उससे पहले आपने बात कही ममता जी को लेकर, जो रेप वाले मामलों में, कि भाई उन्होंने गलती की कि मुस्लिम को पनिश नहीं किया, इसलिए पनिश नहीं किया कि वो मुसलमान है। ठीक बात है, मैं इसको ठीक 100% ठीक तरीके से मानता हूँ। लेकिन इसका उलट पक्ष ये भी है कि क्या मुसलमानों को पनिश करके ही इस जनादेश का प्रतिफल या फल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं आज की तारीख में बंगाल में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं अगर आप नहीं, मतलब जो सरकार अब जो काम कर रही है जनादेश का भी मैं आपको बता रहा हूँ, जनादेश का भी बता रहा हूँ। जैसे मसलन आप अगर हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का ही केस देखिए, मैं आपको दो बड़े नाम बीजेपी के अंदर से जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे, गोंडा के जो सांसद थे उनका जो पहलवानों के साथ में मसला आया, गणेश फोगाट वाला केस हुआ, या सिंगर जो थे उनका जब केस हुआ, जितनी छीछालेदर उन दो विषयों के ऊपर भाजपा की हुई, या फॉर दैट मैटर अगर आप ध्यान से देखें पब्लिक रिएक्शन को, तो बिल्किस बानो वाले केस में जब वो लोग छूटे थे उस समय जितनी छीछालेदर बीजेपी की हुई हिंदू मतदाताओं के बीच में, वो छीछालेदर कम नहीं थी विजय जी। लोगों के मन में वो एक एक स्टेप हर बार इज्जत वो कम हुई है चीजों से, ठीक है ना। वो वोट देने वाले दिन फलाने को देना है कि ढिकाने को देना है, वो उनका निर्णय अलग हो सकता है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरा केवल एक कहना बहुत साफ है कि आप मुसलमान को, क्रिमिनल को केवल इसलिए छोड़ो कि वो मुसलमान है वोट के लिए, वो भी उतना ही राजधर्म के विरुद्ध है जितना मुसलमान को पनिश करो कि वो केवल इस बात के लिए कि मुसलमान है, वो भी राजधर्म है। और सेम वही बात हिंदू के ऊपर भी बात मतलब होती है। क्रिमिनल कोई हो, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह से ही देखना, यही होना चाहिए। और देश के जनमानस में जितनी बार भी मैं सर्वेक्षण करता हूं, मुझे राजनीतिक रूप से इस पर कोई मतभेद नहीं मिलता। जब सवाल हम ये पूछते हैं कि क्या रेपिस्ट को, बलात्कारियों को मृत्यु दंड होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, गरीब हो, सब एक सुर में बोलते हैं कि मिलना चाहिए। तो जब मैं जनता, भारतीय जनमानस को टटोलता हूं, वही मेरा काम है, क्योंकि वही मुझे हर बार अचंभित करता है कि कितनी कोशिश होती है देश में जनमानस को पार्टीजान करने की, चाहे धर्म पे हो, चाहे जाति पे हो, चाहे, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो वो पार्टीजान नहीं होता है, वो नहीं होता है पार्टीजान। आप कुछ भी कर लीजिए, तो उसकी सोच बड़ी साफ है, उसकी सोच बड़ी साफ होती है, बहुत साफ है विजय जी, उसकी सोच बहुत साफ और बहुत पवित्र है। मैं आपको ये कहूंगा, आपके पक्ष में वोट पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये हक है कि आप डिफाइन करो कि वो कैसा सोच रहा है। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया। ये गंभीर बात। ये जब लोग जनादेश को रीड करते करते, हार या जीत दोनों को रीड करते समय, वो अपने हिसाब से सोचने लगते हैं कि जनता ने सोचा, आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। जनता उन बाइनरीज में काम नहीं करती, जनादेश उन बाइनरीज में काम नहीं करता। लोगों की आंख इतनी संकुचित नहीं है। देश की सोच, देश के आम जनता, आम व्यक्ति की जो जमीन पे सोच है, चाहे वो जिसको आप गांव का अनपढ़ गंवार भी आप बोले, अगर आप उसको वो सोचे कि इसको समझ नहीं होगी, उसकी भी सोच आपकी सोच से 1000 गुना ज्यादा बेहतर और 1000 गुना ज्यादा आगे है देश के लिए सोचने में, समाज के लिए सोचने में। तो ये करता है बहुत, ये बात आपको अगर आप देखें, मैं हमेशा आंकड़ों को देख करके मैं और भी ज्यादा आई गेट हम्बल्ड डाउन, सच्चाई है। क्योंकि आप पत्रकारिता में बाकी सब ठीक है, अपनी भी चीज सोच एक आती है दिमाग में, सवाल लिखते समय हमारे दिमाग में एक पूर्वाग्रह होता है, इसका तो ये नतीजा देखना आएगा। हाँ, ये नतीजा आता है तब एकदम गिरते हैं, अरे यार गजब है यार, ये तो नहीं आया जो सोचा था। तो ये मेरे साथ में हर हफ्ते 10 दिन में होता ही रहता है। मेरे 2-4 चीजें दिमाग की, हर बार पब्लिक मुझे मार पीट के वो कहती नहीं बेटा अभी ऐसा समय नहीं आया। तो मैं बार बार ऐसा अपने आप को सोचता हूँ और सवाल भी नए नए करता रहता हूँ, ये टेस्ट करने के लिए कि आखिर ये पोलराइजेशन कितना एक्सट्रीम है, कितना हुआ है।
एक सवाल बहुत क्लासिकल है जो हम लोग उस पे मजे की बात यह है कि विदेश में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उस पे शोध चल रहा है उसके रिजल्ट्स पे, और अभी भी इन चुनावों के भी उसके रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से चर्चा नहीं होती। हमने एक सवाल करीब 15 साल पहले एक डिजाइन किया था, और सवाल कुछ यूं था कि आप किसी भी पार्टी या किसी भी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, उसको दरकिनार कीजिए और ये सोच के बताइए कि क्या कोई पार्टी ऐसी है जिसे आप मर भी जाएंगे तो भी वोट नहीं देंगे, जिससे आप इतनी घृणा करते हैं, हिट करते हैं। ये तो बहुत, ये मैंने उस एक्सट्रीम उस पे मैंने किया था। और अभी तक विजय जी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है, मैं आपको बताऊं, मेरा मानना था कि बाइपोलराइजेशन में ये नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जो किसी न किसी पार्टी का नाम लेंगे। लेकिन पिछले 15 जब से सवाल हमने लगाया है तब से मुझे बोलने में बहुत ज्यादा अंदर से खुशी है कि उस सेंटिमेंट में लार्जर कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में या बहुमत में नहीं हुई है जिन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया हो। बहुमत आज भी भारत का यही कहता है, हम ऐसा किसी को भी नहीं मानते हैं जिसको हम मर भी जाएंगे तो हम वोट नहीं। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको यही कह रहा हूं। तो मैं हर बार सोचता हूं कि इस सवाल को फेस करते में कि नहीं यहां तो आएगा, अरे बंगाल में तो आएगा यार, बंगाल में इतना पोलराइजेशन नहीं आया। नहीं आया। लोगों के अपने मुद्दे और लोगों का गुस्सा नाराजगी अपनी जगह, लेकिन लोगों ने ये बोल के नहीं दिया कि नहीं हम मर जाएंगे तो भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, या मर जाएंगे तो भी हम तृणमूल को वोट नहीं देंगे। वो होता ही है, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी शायद उसको उस तरह से नहीं सोचते। अब तो सोचते कि अब तो ये हमारे ही लोग हैं तो अब कहाँ जाने वाले हैं। ये जो एक कहाँ जाने वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है ना पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे ममता जी के भी होता है कि भाई अब ये नहीं होगा जिसको बार बार हम टीना फैक्टर के तौर पे, आप जैसे विद्वान लोग डिफाइन करते हैं टीना फैक्टर। मैं कहता हूँ कि टीना फैक्टर कुछ होता नहीं। हम आशुतोष जी के साथ भी जब बात कर रहा था, क्या कि जब जनता तय कर लेती है आपके फैक्टर्स कोई काम नहीं आते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ये सोशियोलॉजी, कोई मैथमेटिक्स, कोई केमिस्ट्री, कुछ काम है। हाँ, टीना फैक्टर ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है विजय जी। ओवर सिंप्लीफिकेशन। हाँ, ये जो अपने पत्रकारी समुदाय के जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो अंत में घुमा फिरा के जब कुछ नहीं और समझ में आए तो टीना फैक्टर बोलना पसंद। टीना फैक्टर। मैं भी उसमें अपने आप को भागीदार मानता हूँ कि जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, या मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अब यहाँ कितना भी समझाओ इनको समझ में नहीं आएगा, तो अंत में मैं टीना शरणम गच्छामि मैं अंत में कर लेता हूँ। तो अक्सर मैं यूं कहता हूँ कि बूढ़े होने की केवल एक निशानी है कि आप जितने सच सोचते थे ना वो सब गलत साबित हो गया। जितने ज्यादा गलत होंगे आप, उतने ज्यादा आप ठीक होंगे। ठीक होते जाएंगे। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। मतलब जितना आप हर्ट होते होंगे, क्योंकि जितने भ्रम हम पालते हैं ना वो सब गलत साबित होते जाते हैं, है ना। बिल्कुल। और ये जनादेश, ये चुनाव भी उसी तरह का है कि वो आपको हर दिन गलत साबित करता है कि हर दिन गलत साबित करता है। आप अभी तक नहीं समझे हमें। लोग उसे गलत समझते हैं और स्वयं का मन रखने के लिए झूठ गढ़ते हैं उस जनादेश को समझने की बात करते हुए। हाँ, झूठ। और फिर उस झूठ पे खुद यकीन भी करने लगते हैं। वो होता है, ये बार बार आप उसको करने लगते हैं तो खुद ही यकीन करने लगते हैं। खुद ही यकीन भी कर लेते हैं कि कंफर्ट जोन में ले जाता है ना आपको। कंफर्ट जोन में आपका कंफर्ट जोन है। अरे हम तो अच्छे थे, हमारा तो सब ठीक चल रहा था, फलानी चीज ना हुई होती तो हम तो जीत ही गए थे, हमारा कोई अंतर थोड़ी। हाँ, फलानी चीज के कारण जी। और वो शायद उनको जीत से मुझे लगता है और दूर ले जाता है, अगली बार की जीत से। अगली जीत से और दूर ले जाता है। या कभी बिल्ली के भागो छीका भी फूट जाए अगर, तो अगले कुछ समय तक वो उसी में रहते हैं कि हम इसलिए जीत गए। हाँ, इसलिए। और फिर वो जीत की भी गलत व्याख्या कर लेते हैं, और जीत की गलत व्याख्या करने के बाद में वो, और ये अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, एक आपको मतलब दिल के खुश रखने को अलग गालिब वाली बात नहीं है, लेकिन जो कंफर्ट देती है वो कंफर्ट ये देती है कि दुनिया भर में मैं इतनी जगहों पे काम करता हूं, लेकिन मैंने देखा कि नेताओं की एक ही जात होती है। वो सबको यही मुगालते होते हैं। सबके पास यही कंफर्ट जोन होते हैं। वो जो शेर है ना, तुमसे पहले यहाँ जो वो उसको भी यही यकीन था वाला जो हिसाब किताब है,
वो ये नेताओं की या पार्टियों की जो राजनीतिक जो गतिविधि करने वाले लोग हैं, ये दुनिया भर में इनकी उसी समझ का पैरामीटर मोर और लेस एक जैसा है। मैं इस मामले में मानता हूं कि दुनिया एक है, उसमें वो ये भी, इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ कि हो सकता है कि वो उनका एनर्जी कैप्सूल हो। अगर वो सच चुनाव से पहले जानने लग जाएं तो वो चुनाव लड़ना मुश्किल भी हो जाता है। हाँ, ये भी है, हो सकता है कि उनकी एनर्जी ड्रिंक उसी से आती हो कि चलो कूदे, आम ब्रह्मास्त्र भी जीतने के बाद में तो हम ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन ये लोकतांत्रिक सेटअप का ये एक अजीबोगरीब पहलू है। दुनिया भर में प्यू का आप रिसर्च देखें या हाँ, एसएसपी का देखें या जो है, उनके में एक गंभीर सवाल अक्सर आता है, एक जिसमें जो उसी भाषा उसी ऑप्शंस के साथ में पूछा जाता है कि लोकतंत्र के ऊपर कितना यकीन है, या आपको लगता है मिलिट्री रूल बेहतर है। या आपको जान के विजय जी आश्चर्य होगा कि बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देशों में भी लगभग 1/4 से 1/3 लोग, जहां सबसे ज्यादा फ्रीडम बोलते हैं, और भारत में भी बड़ी 1/4 से ज्यादा लोग उसमें बारंबार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत ज्यादा, लोकतंत्र ना हो तो बेहतर है, और हमको मिलिट्री वाले डंडा मार मार के हमारा रूल करे तो वो बेहतर है। अब ये कई बार लगता है कि कैसे कर पा रहे, फिर लगता है कि नहीं, शायद थक जाते होंगे नंगनाच देख। वो सिस्टम की मार से बहुत पीड़ित होते हैं। उनको लगता है कि शायद इससे बुरा क्या होगा, मतलब हाँ, और डंडा पड़ेगा तो सबको पड़ेगा, मुझे अकेले क्यों पड़ेगा। मतलब वो इगैलिटेरियन सोसाइटी अलग तरीके की ड्रीम करने लगते हैं कि मार हम अकेले क्यों खाएं, सबको पड़े, है ना। तो वो क्लासरूम में जैसे होता था ना कि कोई एक पिटता था कि शैतानी की कौन कौन था, तो वो बता देता अपने मन से कि ये चार लोग क्योंकि मैं अकेले क्यों पिटूं, तो वो भी कुटाई होती थी उन लड़कों की भी। तो ये वो वैसी प्रवृत्ति भी है थोड़ी सी। सर, अगले साल के चुनाव पे जाए उससे पहले आपने जब यूथ की बात की, तो अभी 2 दिन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, खासतौर से सोशल मीडिया पर। वो डेवलपमेंट कितना बड़ा है नहीं पता, कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कोई कमेंट कर दिया कॉकरोच करके, कि कॉकरोच है जनरेशन ये वो। उसका देश में, दुनिया में बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ, खासतौर से सोशल मीडिया पर। और अब तो एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। हाँ, वो अकाउंट ही बना, उसमें बता रहे हैं कि 1 करोड़ लोग जुड़ भी गए। 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 40 लाख के 30 लाख से ज्यादा लोग वहां पर जुड़ गए तुरंत। और उसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी कर दिया। और अभी यदि अनुभव देखें तो जो जैन जी जिसे आप कहते हैं, मैं नहीं समझता जैन जी क्या होता है, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश और उसमें जो बदलाव हुए, तो बहुत सारे लोग तो कहते रहे कि वो सोरोस साहब आपके जो दोस्त हैं वो और जो लोग हैं वो कुछ करते रहे हैं। ये जो भले ही सोशल मीडिया पर हो, आप इसको बेचैनी को तरह देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? एक इमीडिएट रेस्पॉन्स है, कोई मतलब नहीं है इसका। बेचैनी को तो परिलक्षित, देखिए हमारे सर्वे में भी वो चीज आती है, बेचैनी के इंडिकेटर हर तरफ परिलक्षित होते रहते हैं, लेकिन दोनों तरीके की सोच गड़बड़ है। एक सोच ये है कि उस बेचैनी पे लोकप्रियता का पर्दा डाल दीजिए, आप बेचैनी की बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, इसलिए बाकी सब बातें बेमानी हैं, आप बेचैनी की बात क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं इन बातचीत से, और असहज भी होते हैं, संदेश भी दिए जाते हैं, उसमें वो अलग विषय है। दूसरी तरफ सोच ये है कि ये बेचैनी है जो सब कुछ पलट देगी, और जो ढाका मॉडल था वो दिल्ली में आ जाएगा, ये अपेक्षा जो है करने लगते हैं कुछ लोग, बचकानी लेवल तक की भी अपेक्षा। तो वो दोनों ही में अतिरेकी है मामला, दोनों ही अतिरेकी है, क्योंकि बेचैनी है, ये बात, इससे इनकार करना ये असत्य के समान है। नंबर 1 बात, ये बात बेचैनी है, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जितना बड़ा ये सत्य है कि प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय है, ये भी उतना बड़ा सत्य है। तो दोनों, एक सत्य आप स्वीकार करें और एक को झुटलाएं, ये बात नहीं हो सकती। दोनों तरफ के लोगों को मैं ये बात कह रहा हूं कि दोनों ही तथ्यात्मक रूप से सच है। लेकिन क्यों ये नहीं हो सकता कि ढाका हो जाए दिल्ली की सड़क पे, उसका कारण भी बहुत साफ बता देता हूं आपको। बेचैनी के तमाम प्रस्फुटन होते रहेंगे, लोग अपने अपने तरीके से बताएंगे। जंजी जिसे कहा जाता है, जंजी, मैं उसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो मैं नहीं कोई उसमें जा सकता, लेकिन जितना मुझे समझ में आया युवाओं के उस जो हाल फिलहाल में हुए हैं, और जो डिजिटल जनरेशन जिन्हें आप कह लें, जो मोबाइल फोन के ऊपर पले पड़े, जिस डिजिटल जनरेशन आप कह लें, ढाका या काठमांडू या
या पाकिस्तान में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि वहां पर मिडिल क्लास नहीं है, वहां पे या तो एलीट है या बिल्कुल गरीब है। बिल्कुल गरीब है। जो बिल्कुल गरीब होता है, बुभुक्षुः किम करोति पापम वाले अंदाज में, वो बुभुक्षु को सड़क पे आना बहुत इजी हो जाता है, आसान होता है। हाँ। हमारे यहाँ पे उस मामले में हम संरक्षित केवल इसलिए अपने आप को मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बफर मिडिल क्लास है, और उस मिडिल क्लास की अपनी एक वैल्यू सिस्टम है जिसमें मेरिटोक्रेसी अभी भी बहुत, भले ही कितने पेपर लीक हो जाए, भले ही रिजर्वेशन कितना हो जाए, भले ही कितनी राजनीति हो जाए, अभी भी यशवंत देशमुख या विजय त्रिवेदी भी पहली चीज चिंता अपने बच्चों की फीस की करेंगे, और मेट्रो से उतर के जिस रिक्शे पे आ रहे हैं वो रिक्शे वाला भी पहली चिंता अपने बच्चे की फीस की करेगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जो एक मिडिल क्लास नाम की जो चीज है, जिसका जो 10,000 कमा रहा है वो भी मिडिल क्लास है, जो 10 लाख कमा रहा है वो भी मिडिल क्लास ही है मोटे तौर पर, वो मोटे तौर पर। लेकिन वैल्यू ऑफ मेरिटोक्रेसी या एजुकेशन के महत्व में करना, ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है उस मिडिल क्लास का, और उसमें अभी भी लोग मेरिटोक्रेसी को कि अगर आप पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए लाइफ बेहतर होगी, ये अभी भी अंदर से उनके अंदर विश्वास है। ये विश्वास हिलेगा कहां पे, मैं आपको बताता हूं। विश्वास हिलना वहां पे शुरू होगा जब बड़ी तादाद में अच्छा काम करके पढ़े लिखे, या तो पेपर लगातार लीक होते रहेंगे और अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे अंदर से दुखी हो जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, या जो बहुत मेहनत करके पढ़ के भी और निकल गया लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, या बेरोजगार घूमेंगे, या उनको उस तरीके की इज्जत नहीं मिलेगी, या अवसर नहीं मिलेंगे, या आगे के सपने उन पर कुठाराघात होगा। तो वो जगह खतरनाक होगी अगर होगी तो, और उससे पहले अगर उस चीज का सेफ्टी वॉल्व प्रेशर कुकर का नहीं दिया गया तो समस्या आएगी। फिलहाल भारतीय लोकतंत्र में इतने सारे सेफ्टी वॉल्व हैं इन चीजों को लेकर के, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का पहला सेफ्टी वॉल्व तो यह है कि लोकल, स्टेट और सेंट्रल यस अलग अलग हो जाता है, तो उससे गुस्सा कम हो जाता है, डिफ्यूज होता है, गुस्सा कम हो जाता है। दूसरा ये है, एक चीज आप यही ध्यान दीजिए, अपने मुल्क में इतने सारे शिक्षा बोर्ड है, सीबीएसई से लेकर राज्य के बोर्ड हैं अक्सर, और आपको सीजन में 2-3 महीने जो इस समय रिजल्ट्स का सीजन होता है, आप पाएंगे कि देश के भाषाई मीडिया में या हर जगह पे से नेशनल मीडिया तक में भी खबरें एक उछलती हैं, रिक्शे वाले की बेटी टॉप कर गई, इंजीनियर बन गई, डेली लेबर के बेटे ने फलाना सिविल सर्विसेज क्रैक कर दिया, और उस खबर को कितना सेलिब्रेट किया जाता है। आप ये देखिए, फलाने डेली लेबर ने आईआईटी, बच्चे ने आईआईटी क्रैक कर दिया, फीस नहीं दे सकते तो फीस देने वालों की लाइन लग जाती है कि हम फीस देंगे। वो आपका बच्चा भले ही ना हो लेकिन आप सेलिब्रेट करते हैं, आप उसको सेलिब्रेट, आपके मन में कुंठा नहीं आती कि हमारे लड़के का नहीं हुआ, लेकिन आप उस न्यूज को जरूर सेलिब्रेट कर रहे होते हो कि देखो उसने मेहनत की, उसको मिला। ये जो भाव है ना विजय जी, ये उस कुकर को फटने से बचाता है। और जो भी लोग ये अपेक्षा करते हैं कि नहीं ये तो हो जाएगा, देखिए ना सीए पे लोग आ गए, अरे भाई वो अलग मुद्दा था, देखिए ना किसान आ गए, अरे वो अलग मुद्दा था। किसान भी जो आए, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो बुभुक्षु किसान नहीं थे। जिनको रोजी रोटी की समस्या हो रही हो वो किसान नहीं थे, वो नहीं थे। हमको ये मानना पड़ेगा विजय जी, वो होते तो नहीं जाते, वो मरने के लिए तैयार होते। एग्जैक्टली। तो आप पहली बात तो ये आप बनाएं कि हमारे देश में ऐसी अनार्की हो जाए, मैं मूल तरह से उस भावना के खिलाफ हूं। जो भी परिवर्तन आना है लोकतांत्रिक वोट और परंपराओं से ही आना है। कोई भी चीज सत्ता में परमानेंट नहीं होती, एवरेज पे चढ़ने के बाद में नीचे हर चीज का आना ही होता है, परमानेंट नाम की चीज कोई नहीं है। लेकिन साथ में यह भी समझना पड़ेगा कि इस देश का जनमानस जिस वैल्यू सिस्टम में और जिस मिडिल क्लास को लेके चल रहा है, उसमें अपेक्षाएं, सपने और मेरिटोक्रेसी ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उस मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम का। उसमें सड़क पे जाकर के तभी इंसान चिल्लाएगा जब उन सपनों की हत्या होगी, या तो परीक्षाओं के लीक होने से पेपर के, या सपनों की हत्या होगी बहुत पढ़ लिख करके भी किसी
काम में इस एक अपने स्वाभिमान के साथ में अपनी जीविका को पाने का सपना अगर उसकी भ्रूण हत्या होने लगेगी तब वो समस्या तो आप कुछ ये तो नहीं मैसेज दे रहे लोगों को, सरकार को, कि रिलीफ है, मतलब सरकार के लिए आप रिलीफ के तौर पर कोई चिंता नहीं करो, ये होता रहता है ऐसा? नहीं, मेरा तो अलार्म है, अलार्म है ना, ये वार्निंग सिग्नल के अलार्म के लिए कह रहा हूं कि अगर सरकार ये सोचती है कि ये या कोई भी, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, खासतौर पे भाजपा की सरकार, अगर ये सोचती है कि पैनिक है ही नहीं, कोई एंजाइटी है ही नहीं और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर्याप्त है उसको ढाकने के लिए, तो उनको मेरा बहुत मानना है कि वो गलत सोचते हैं। ये सोचने का तरीका गलत होगा। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता को दांव पे लगा करके आप इस तरह नहीं सोच सकते। वो आपके लिए बड़े पॉलिसी लेवल के चेंज करने में आप प्रयोग लीजिए उस विश्वसनीयता को। देखिए, आप लोगों ने प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता को इतना सा आंखों पे रखा हुआ है कि उनके डिमोनिटाइजेशन जैसे पॉलिसी फेलियर को भी लोगों ने पचा लिया और अंगीकृत कर लिया अपने अंदर। वो ओन अप कर लिया, उस फेलियर को ओन अप कर लिया कि नहीं, भले ही दिक्कत हुई हो लेकिन जो थॉट प्रोसेस थी वो सही थी, इरादा सही था। अब ये देखिए, हाँ, तो वो एक अलग तरीके का नैरेटिव, उसका नैरेशन समझ में आया उसको कहना चाहिए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बेसिक बात एक्सेप्ट कर लिया। तो आप उसका सदुपयोग कीजिए ना विश्वसनीयता का, बिग टिकट रिफॉर्म्स के लिए। आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कह रहे हैं, यशवंत जो कह रहे हैं, क्या उसको मैं यूं समझूं कि जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है और देश में सबसे लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक नहीं है, अभी तक का जो फिगर है वो आपको नाकाफी लग रही है यदि ध्यान नहीं दिया गया तो? नहीं, नाकाफी तो देखिए, अभी ममता बनर्जी ने ध्यान नहीं दिया, क्या वो लोकप्रियता काफी साबित हुई क्या? मैं इन चीजों को बोलने में परहेज में कभी नहीं करता। आप अगर कोई ये सोचे कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हमको जिताने के लिए काफी है, तो देश में इतने राज्यों में जो भाजपा हारी पिछले 12 साल में, क्या हारती वो? तो वो पर्याप्त तो नहीं होता। 2024 में सीटें कम हो गई कि नहीं हो गई? ये बात प्रधानमंत्री, प्रॉब्लम पूरे उस सिस्टम में ये है कि प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं, वो गंभीर, प्रधानमंत्री तो जानते हैं, प्रधानमंत्री समझते हैं, वो जानते हैं, लेकिन बाकी लोग अगंभीर हैं। ऐसा लगता है दूर से कई बार, जब उनके मुंह से निकले हुए उनके आचरण को, उनके शब्दों को, उनके प्रवक्ताओं को जब मैं देखता हूं, उनके प्रवक्ताओं की बॉडी लैंग्वेज को जब मैं देखता हूं, तो कई बार मुझे लगता है कि इसमें विनम्रता का भाव कम लग रहा है। आप कैसे भी देखें आप उस चीज को, वो खटकता है कई बार। तो शायद ये मैं उस हिसाब से कतई ये बात नहीं बोल रहा हूं कि लोग आराम से बैठ जाएं। मेरी तो इच्छा है कि अगर तो वो सुने हमारी बात को और सुन के सहृदयता से लेना चाहें, तो मैं तो उसको एक अलार्म बेल की तरह घंटी बजाना चाहूंगा कि भाई बहुत संकट है, आर्थिक, पूरी दुनिया का आर्थिक संकट है, केवल देश का नहीं है, हमारे देश का। लोगों ने इसको भी, मैं समझता हूं कि लोकप्रियता का एक असर ये भी है जो आपने कहा कि जो संकट आज देश में हो रहा है, भाई झेलना तो मुझे है ना। मान लीजिए अमेरिका में है, दुबई में, वो ठीक है, लेकिन झेलना मुझे है। फिर भी वो इस एक्सक्यूज के साथ झेल रहा है कि सारी दुनिया में संकट है, इसलिए हम इसको, सारी दुनिया में संकट है। हाँ, और संकट के समय में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की कामना, ये पब्लिक साइक का हिस्सा है। प्रधानमंत्री एक स्ट्रॉन्ग लीडर का भरोसा दिलाते हैं, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी भी उस समय ज्यादा रहती है। लेकिन संकट तो है ना पूरी दुनिया में, हम इससे इनकार कैसे कर दें? और हम, ऐसा नहीं है कि ये संकट नहीं होता तो सब कुछ बड़ा अच्छा था आर्थिक लेवल पे, ये बात भी सत्य है ना? वो भी सच, तो अगर ये भी सच है कि संकट ये नहीं होता, मिडिल ईस्ट क्राइसिस नहीं होती, आर्थिक स्थिति खराब ही चल रही है। तो ये एक आसन्न संकट की ओर इशारा है जबकि मजे की बात, यही मैं मजा नहीं कहना चाहिए, गंभीर बात यह है कि इस बात को जितनी गंभीरता के साथ में प्रधानमंत्री कह सकते हैं, क्या है उन्होंने गंभीरता से कहा, बड़े आसन्न संकट की ओर जा रहे हैं। इससे ज्यादा देश का नेता आपके लिए बहुत स्पष्ट इशारा नहीं कर सकता। दशक का संकट के तौर पे भी उन्होंने कहा, डेकेड का संकट कहा, कोविड से बड़ा संकट का, वो अपने तरीके से कहा। लेकिन खैर, प्रवक्ता और नेता तो बड़े विद्वान हैं, अब उन पर मैं चर्चा नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। नहीं, मैं भी नहीं कर सकता। नहीं विजय जी, मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी वहीं पर उसको विराम देना चाहूंगा, मैं कतई नहीं कर सकता।
अब इस संकट से निकल के जब अगले साल के चुनाव जब हो रहे हैं 7 राज्यों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, हिमाचल है, सभी हैं, पंजाब भी है, जहां पर वो टेरिटरी 50 साल 60 साल से कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। आप क्या देख रहे हैं आज की तारीख में, यदि देखा जाए तो? अभी दूर है लेकिन कुछ देखिए, पंजाब से ही शुरू करते हैं बहुत संक्षेप में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है और कांग्रेस वहां पे मुख्य पोजीशन है। तीसरे नंबर पे लोकसभा के समय में अकाली दल से ऊपर बीजेपी आ गई, बीजेपी थी, और अकाली बीजेपी का जब से साथ छूटा है तब से मामला वहां पे कांग्रेस वर्सेस आप का हो गया। तो वो उनका जब तक वो साथ नहीं आएंगे तो मुझे लगता नहीं कि उनके लिए पंजाब में कोई भविष्य वैसा है। अकालियों का बहुत ज्यादा क्षरण हो चुका है पॉपुलैरिटी का और मास का, और वो पंथिक वाली आइडेंटिटी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोबारा अपने आप को डाल रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि 2 लोकसभा एरियाज वहां पे आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलैरिटी वाले लोग जीते हैं वहां पर, तो वो उसको दोबारा करना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह पे है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस कोई उसको ऑटोमेटिकली भरने की स्थिति में भी नहीं है। तो एक अजीब ढंग का चौतरफा मुकाबला है। इस चौतरफा मुकाबले में अगर अकाली और बीजेपी साथ में आते हैं तो शायद वो एक गंभीर ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा जिसमें मामला इंटरेस्टिंग रूप से फंसेगा। आज की तारीख में इस चौतरफा बंटवारे के कारण मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी भी एक अपर हैंड पे है। मैं अभी ऐसा मानता हूं आज की तारीख में। अभी तो चुनाव में बहुत समय है, देखना होगा क्या होता है, लेकिन उनके पास पे सुपर मेजॉरिटी भी थी। सुपर मेजॉरिटी को भी कम होते बड़ा टाइम लगता है। उत्तराखंड में मामला, पंजाब पर एक लाइन में थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूं कि आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की दुकान का बोर्ड बदलने वाला है? या जैसे आप और हम सब लोग बनारस और जयपुर से रहने वाले लोग हैं तो बहुत दिनों बाद दुकानें 2-2 हो जाती हैं, असली और जनता, तो वहां पर कोई ब्रांड बदलने वाला है? इसको मैं इस दृष्टि से भी समझना चाहता हूं कि अभी 7 सांसद पंजाब से, 6 सांसद पंजाब से और वहां से आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आ गए। तो जैसे हम तो ट्रेन में चलने वाले हैं, आप नहीं जानते हो ट्रेन भी होती है हिंदुस्तान में, आप दुबई में रहते हैं तो शायद पता नहीं। तो ट्रेन में जब हम आ रही होती है प्लेटफॉर्म पर, जो एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन होती थी, तो उसमें पहले चढ़ जाते थे जो लोग, डब्बे गाड़ी रुकी नहीं उससे पहले चढ़ जाते हैं। उनका काम होता है कि जो बाहर खड़े रह गए हैं जो अभी आने के लिए, उनके लिए जगह रोक लेना और उनको चढ़ा लेना। तो ये 6 सांसद कुछ और चढ़ाने वाले हैं। ट्रेन में गमछा भी रखा जाता था, गमछा भी रखा जाता था कि ये सीट हमारी है, हमारी। लेकिन वो गमछा रखने की प्रक्रिया में कई बार ये भी होता था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली मेल जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी। तब जो भगदड़ मस्ती थी वो, या मस्ती है, वो भगदड़ का हम सब लोग हिस्सा रह चुके हैं गोल्डान उठा करके भागने के लिए लास्ट मोमेंट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ट्रेन के आने में समय है। जो गमछे उठाए गए हैं उन गमछों की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल एसी के कोच के हैं। उसमें आप गमछा रखने की शीशे में से कोई फायदा नहीं है। वो सीटें आपने ले ली, ठीक है, लेकिन एसी का कोच जो है वो उस ट्रेन में मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी एसी के 1 ही 2 डब्बे हैं, 50-25 डब्बे जो है जनरल के डब्बे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, ये जरूर हम मान सकते हैं कि पिछले कई बार से जैसी राघव इच्छा, उस लिहाज से देखते हुए, राघव चड्ढा जी के कार्यक्रम को देखते हुए ये जरूर लगता है कि मान साहब का भी मान कहीं कुछ पलटे तो वो एक अलग तरीके से जाए और प्लेटफॉर्म लास्ट मोमेंट पे बदल जाए ट्रेन का, तो वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पंजाब एक वो जगह है जो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी की भी लेगेसी को एक तरह से डिफाइन करने वाली बात है। पिछले 12-13 साल में मुझे नहीं लगता कि हमने सिख आइडेंटिटी या पंजाब को जिस तरीके से बेंड ओवर बैकवर्ड जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री ने कोशिश की है अपने साथ में लाने की। कुछ लोग कहते हैं अपीस करने की। मेरा मानना है कि वो अपनी ओर से जी हां उन्होंने कोशिश की है सिखों के इमोशन को जीतने की। उसका उनको प्रतिसाद मिला नहीं है।
ठीक है। और यूपी को हम समझे पहले, यूपी बड़ा स्टेट है। हाँ, यूपी बड़ा स्टेट है। यूपी से बड़ा मजेदार यह है कि यूपी की लड़ाई अखिलेश जी की और योगी जी की या बीजेपी एसपी की लड़ाई नहीं है। मेरे तो बड़ा आनंद आ रहा था देखने में कि बंगाल के रिजल्ट आने पे लखनऊ में लोगों के मुंह उतरे हुए थे। आसाम के रिजल्ट ने लखनऊ में परेशान किया लोगों को। कारण उसका यह है कि इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर जो एक न्यूमरो यूनो चीफ मिनिस्टर वाली हैसियत जो थी, अब वो न्यूमरो यूनो वाले में कहीं ना कहीं आसाम के सज्जन भी बराबरी पे आ गए हैं और वो हर तरीके से राष्ट्रीय हेडलाइन का भी हिस्सा बने हुए हैं। हिंदुत्व की राजनीति में न केवल उन्होंने राजनीति की है विश्व शर्मा ने, हेमंता ने, बल्कि दम ठोक करके डिलीवर कर दिया उसे। आप इसको इस तरह देखें। और बंगाल के रिजल्ट आए हैं, बंगाल के रिजल्ट के कारण एक नया एंगल ये खड़ा हुआ है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, बट व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जो हु आफ्टर मोदी वाली लड़ाई जिसे हम कहते हैं, उसमें अमित शाह बहुत आगे निकल चुके हैं। बंगाल को उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किया है, अब उसके कई सारे एस्पेक्ट होंगे, हम लोग अलग कभी बात कर सकते हैं कि भाई वो अलग इशू है, लेकिन डिलीवरेबली में डिलीवर जैसे किया है वो उसका कोई जवाब, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि पश्चिम बंगाल को डिलीवर किया है अमित शाह ने। और शुभेंदु अधिकारी वहां पे एक अलग केंद्र बन के उभरे हैं। मतलब जो देवेंद्र फडणवीस हुए, ये तमाम केंद्र बीजेपी की अगली लाइन में। अब योगी आदित्यनाथ अकेले सुपरस्टार हैं ऐसा नहीं, मतलब उसमें कई सारे लोग, बड़ा स्टेटमेंट है आपका। हाँ जी। तो वो लेकिन क्या उत्तर प्रदेश को लखनऊ से जीत मिल जाएगी या दिल्ली से जीत रुक जाएगी? अब यही राजनीति का तिरछा सवाल है, क्योंकि अखिलेश जी को ज्यादा भरोसा अपने से ज्यादा दूसरे पे होगा। तो ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। मतलब उत्तर प्रदेश की लड़ाई तिरछी है, और वो जिनको ये बात न समझ में आ रही है, वो लोकसभा चुनाव के नतीजे उठा के देख लें उत्तर प्रदेश के, तो उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों टेंजेंशियल लड़ाई है उत्तर प्रदेश की। हालांकि अब मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से नंबर 2 वाली लड़ाई में अमित शाह जितने ज्यादा आगे निकल चुके हैं, उसमें वो वाला हिस्सा सेटल डाउन हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट राजनीति तो राजनीति है, वो भी हिस्सा देखने लायक होगा। उत्तराखंड और भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो रखा है। उत्तराखंड में तो पिछले चुनाव में भी आइडियली कांग्रेस को आ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो परोसी हुई थाली पूरी भाजपा को खिला दी। अब वो अभी भी हमारे आंकड़ों में, आपको पता है, बड़ी विचित्र सी चीज है। वहां पे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उसमें हरीश रावत को छोड़ के और कोई तीसरे का नाम नहीं आता। पैन स्टेट के रूप में कोई कांग्रेस के बाद में कोई लीडर नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बावजूद उसके क्या हरीश रावत को प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। बावजूद उसके पिछली बार तो आपको याद होगा, जो दर्शकों को याद नहीं हुआ याद दिला दूं, हरीश रावत सबसे बड़े नेता होकर के मुख्यमंत्री पद के लिए अंत में उनका नाम देने के पहले कांग्रेस ने उनको दरअसल उत्तराखंड से हटा करके पंजाब का प्रभारी बना दिया। पंजाब का प्रभारी बना दिया था। मतलब बारात उत्तराखंड की है, दूल्हा पंजाब में नाच रहा है। और लास्ट में जब बुलाया, एक हफ्ता भी रह गया था, बुला करके और सीट भी बंदे को उसकी नहीं दी लड़ने के लिए। तो मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या किया या अभी उत्तराखंड में क्या करेंगे। उत्तराखंड शायद इन 3 राज्यों में कांग्रेस के लिए लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं ना, आसानी से हाथ बढ़ा करके तोड़े, वो है। लेकिन वो कर पाएंगे या करेंगे, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि अभी तक उनका कोई कोहेसिव उस तरीके का मुझे दिख नहीं रहा है। हरीश रावत को लेकर के क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है किसी भी तरीके की। और उसमें उत्तराखंड पार्टी के लेवल पे अगर बीजेपी दोबारा निकाल ले तो वो अलग विषय है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो बड़ी पूरी है। गुजरात में सनातन ही रहेगा। गुजरात में तो आनंद ये है कि सनातन कितना रहेगा, मामला नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई में अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से घुसी थी, उसमें तो मुझे ये बताया गया कि स्थिति इतनी विकट हो गई कि भाजपा जो है आम आदमी पार्टी का भाजपा कांग्रेस का पूरा प्रचार खुद कर रही है कि हमारी लड़ाई तो कांग्रेस से है।
इसीलिए मैंने कहा कि तो आप बताइए, कांग्रेस के नेता रिसोर्सेस का रोना रोते हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए। जब भाजपा उनके लिए खर्च करने को तैयार है तो उनको उनको क्या जरूरत है, सही है भाई कोतवाल। तो अब अब अगर स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस की लड़ाई में भाजपा ही लड़ेगी गुजरात में, तो क्या ही कहा जाए। ये बड़े ये राजनीति के वो पहलू हैं जो, सच्चाई ये है कि असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, सोचने में बड़े विचित्र लगते हैं। कम से कम अपने समय में ये नहीं सोच पाए थे कि ऐसा भी कभी देखना ऐसा भी होगा, हो ऐसा भी कभी होगा। ये थोड़ा चलिए विचित्र है। जी, एक आखिरी सवाल, समय आपके लिए भी बहुत ज्यादा ही ले लिया मैंने, कि वो इसलिए करना पड़ रहा आखिरी सवाल भी क्योंकि बात ही आपके दोस्त की है कि ट्रम्प साहब हमें जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे। ट्रम्प साहब का तो क्या कहा जाए। ट्रम्प साहब की भी जो है अभी नवंबर में हमारे अभी शुरू हुआ है ट्रैकर्स वाला काम, नवंबर में वहां चुनाव है। हाँ, अभी तक के नवंबर में आंकड़े चुनाव। बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अनपॉपुलर जो प्रेसिडेंट हो सकते हैं मिड टर्म में, वो इसमें से इस समय ट्रम्प साहब की गिनती है। अब उन्होंने जिस तरीके से ईरान वाली मसला हैंडल किया है, केवल एक चीज नहीं समझ में आती कि उनको हार जीत और पैसे में से क्या चीज ज्यादा समझ आती है। ये थोड़ा अभी भी डिबेटेबल है। मुझे लगता है कि वो विशुद्ध रूप से व्यवसायी हैं, और उनको अगर पैसा मिल रहा होगा, अगर उनको कुछ कहीं से प्रॉफिट बनने की वो आ रही होगी, तो वो अपनी जीत के ऊपर अपने प्रॉफिट को ले लेंगे। प्रॉफिट को ले लेंगे। अगर कोई उनको बोले कि आपको इतने बिलियन दे रहे हैं, आप चुनाव हार जाइए, तो वो खुद चुनाव हारना पसंद करेंगे, वो रखना। तो कई बार मुझे लगता है कि जिस इंसान को पाकिस्तान घूस दे ले, तो उसका क्या सोचने कुछ का नहीं जो है, मुझे कोई बेस नहीं समझ में आता कि बेस लाइन कहाँ है बंदे की। इसको पाकिस्तान ने भी घूस दे ली तो चलिए सर, चलिए इस पर भी बात करेंगे क्योंकि अभी जब चुनाव वहां पर आएंगे और आगे भी इन चुनावों पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमारा तो आग्रह यही है कि आप दुबई रहें या देहरादून, हमको देश का हाल समझाते रहे। नहीं, हम अब दुबई भी रहेंगे, देहरादून भी रहेंगे, अमेरिका भी रहेंगे। आपका आशीर्वाद है तो हम रहेंगे, अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। अपना काम करते रहे अच्छे से। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू।